पे बोला। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे जीत गया हो। असली विजेता मैं हूं। ऐसी कोई पिल बनी ही नहीं जो मेरी नवम ड्रैगन पिल से ज्यादा ताकतवर हो। कोई बना भी नहीं सकता। हालांकि अमर महल के सभी एल्डर चुप थे, पर हरिधर को पूरा भरोसा था कि जीत उसी की होगी। उसे पता था कि स्वर्गसार कुल ने पहले ही एल्डर्स को नवम ड्रैगन पिल देकर रिश्वत दी थी, यानी हार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसके लिए। उसके हिसाब से यह लड़ाई वह पहले ही जीत चुका था। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तू सही कह रहा है, कोई नहीं बना सकता, लेकिन मैं वो कोई नहीं हूं। मैं खुद गॉड हूं। इतना कहकर ध्रुव ने ऊंची आवाज में कहा, परिणाम घोषित करो एल्डर्स। एक झटके में जैसे नींद से जागे एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव की पिल ने उनके अंदर कुछ गहरा छू लिया हो। वो पिल मानो कोई आम चीज नहीं थी, उसमें कोई अद्वितीय शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की बनी ही ना हो। एक एल्डर कांपती आवाज में बोला, ध्रुव, यह पिल तूने बनाई कैसे? इसका नाम क्या है? इसमें ऐसा क्या है? इतनी छोटी सी पिल पर महसूस हो रहा है जैसे इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड बसा हो। बाकी एल्डर्स की भी यही हालत थी। ध्रुव ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा और बोला, सब बताऊंगा, लेकिन पहले नतीजा सुनाओ। उसके लहजे में गुस्सा और जल्दबाजी दोनों थे। वह हरिधर को ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि हरिधर सिर्फ उसका दुश्मन नहीं था, वह एक किंग था, और किंग को यूं ही नहीं छोड़ा जाता। ध्रुव मन ही मन बड़बड़ाया, देखते हैं इस किंग से क्या क्या मिलता है। पूरा मैदान चुप हो गया। सबकी नजरें एल्डर्स पर टिक गईं। खलील खड़ा हो गया। केरम का चेहरा गंभीर था, सबकी सांसें थमी हुई थीं। अब हार और जीत का फैसला सीधी जिंदगी और मौत का फैसला बन गया था। एल्डर्स ने आपस में धीरे से बात की, फिर उनमें से एक ने हलील की तरफ देखा और बोला, हरिधर। सिर्फ नाम सुनते ही हरिधर हंस पड़ा। हाँ देखा, ध्रुव, जीत मेरी हुई, अब तू मरने की तैयारी कर। लेकिन तभी उससे एल्डर ने आगे कहा, पराजित हरिधर हार चुका है, इस मुकाबले का असली विजेता है ध्रुव। पूरा मैदान में जैसे हुंकार सी उठी। हरिधर का चेहरा तमतमा गया। उसकी हंसी वहीं रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जोर से तमाचा मार दिया हो। वो चिल्लाया, झूठ है, यह हो ही नहीं सकता। मेरी नवम ड्रैगन पिल सबसे ऊपर है। तुम सब ने साजिश की है, तुम सब झूठे हो। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी ध्रुव के कंधे पर रखा ड्रैगन स्लेयर हिलने लगा, और उसके अंदर से डॉग ड्रैगन की आत्मा गरजी। ध्रुव की आंखों में आग जल उठी। वो जोर से चिल्लाया, डॉग ड्रैगन गॉड स्लैश। उसने ब्लेड उठाई और बिजली की तरह हरिधर के सिर की तरफ वार किया। मरक कमीने भले ही शक्तियों की तुलना में हरिधर ध्रुव से कमजोर था, पर वह एक हॉल अध्यक्ष था, का कोई भी एरा उस पर हमला नहीं कर सकता था। उसका दर्जा और रुतबा ऐसा था कि कोई छात्र तो छोड़ो, खुद ग्रीफन हॉल का अध्यक्ष केरिम भी शायद उसे चुनौती देने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन यही हरिधर की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने ध्रुव की वो काली ब्लेड घूमती देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में डर था। वो चीख पड़ा, बचाओ हलील, केरिम, कोई मुझे बचाओ। केरिम की गरजती आवाज आई, ध्रुव, तूने इतनी हिम्मत कैसे की? हवा कांप उठी। मंच की तरफ एक भारी आभा दौड़ पड़ी। ग्रीफन हॉल के सारे शिष्य खड़े हो गए। ध्रुव की ब्लेड हवा में लहराई तो वह सब एक साथ चिल्लाए, रुक जा, पागल हो गया है क्या? खलील भी चिल्लाया, बस कर। ध्रुव हंस पड़ा, बस, तेरी माँ का बस। जो शर्त लगाता है उसे हार भी माननी चाहिए। अब अंजाम भुगतो। और जैसे ही उसने कहा, उसकी काली ब्लेड से निकली हुई वह भयानक ऊर्जा हरिधर की गर्दन पर पड़ी। एक ही बार सिर अलग हो गया। खून की धारें फव्वारे की तरह उठी। एक भयानक चीख पूरे मैदान में गूंज गई। ध्रुव ने केवल एक बार में हरिधर को खत्म कर दिया था, और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने औषधि हॉल के अध्यक्ष हरिधर को मार दिया है। तुम्हें 3 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 12,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें नवम ड्रैगन पिल का नुस्खा मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 182 स्पिरिट पिल्स मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें अधोमुखी फनेस मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें 3 स्वर्ण तारा और 128 धरती मणि मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक मिशन सक्रिय किया है। क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? मिशन 18, श्रावक को खत्म करो। समय 1 महीना। इनाम 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 3000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, और वॉलगढ़ से जुड़ी कोई खास चीज मिलेगी। ध्रुव कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। आरा श्रावक, यह क्या है? सिस्टम ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। तभी उसके दिमाग में एक बात कौन थी, वो लाल रंग का निशान जो हरिधर और अन्य सभी हॉल अध्यक्षों के सिर पर चमक रहा था। 18 श्रावक, 18 हॉल अध्यक्ष, मतलब मुझे इन 18 हॉल अध्यक्षों को मारना है। वाह, ध्रुव की आंखें चमक उठी। बस अब तो एक एक को कुचल डालूंगा। अधोमुखी फनेस को खाते समय पूर्वज रुद्रदेव के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, जैसे दशकों भूखा
कोई अपना मनपसंद खाना खा रहा हो। अच्छी चीज, वाह, मजा आ गया। उसी समय कैरिम गगन से कूदता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। उसने ध्रुव की ओर उंगली उठाई। तूने एक हॉल अध्यक्ष की हत्या की, तुझे कुछ भी डर नहीं? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। भाई, डरता नहीं किसी से, जो करना है कर ले। ओ, बुरा लगा? अगर लगा तो आ चबा ले मेरा। उसकी आंखों में चुनौती थी और होठों पर नफरत की मुस्कान। आसमान तक लहराती गुस्से की आग। कैरिम की आंखों में बस वही था, घात, अपमान और प्रतिशोध। ध्रुव हद से ज्यादा बेपरवाह हो चुका था। ठीक उसी तरह जैसे कुछ समय पहले हरिधर था, जिसका गुस्सा अंततः उसी के विनाश का कारण बना। और तभी एक के बाद एक करके दर्जन भर से अधिक अध्यक्ष मंच पर उतरे। उनकी आंखों में एक ही बात थी, ध्रुव का खात्मा। मगर ध्रुव की मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाई। उसकी आंखें चमकी, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई शिकारी शिकार के झुंड को एक साथ आता देख आनंदित हो उठा हो। क्या बात है? उसकी आवाज गूंज उठी। सब एक साथ आना चाहते हो तो आओ, सब आओ। क्या मैं डरने वालों में से लगता हूँ? तुम्हें एक साथ हमला करो, मुझे यही पसंद है। उसके दिल की गहराई में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अगर ये सब एक साथ आए तो इन सभी को एक ही बार में निपटाया जा सकता है, और इसी के साथ अभी अभी मिला मिशन तुरंत पूरा हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय अमर महल के एक एल्डर ने खांसते हुए धीरे से कहा, जो शर्त लगाता है उसे हार भी माननी होती है। इस लड़के ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर किसी को दोष देना है तो हरिधर को दो। वह खुद अयोग्य था, एक साधारण छात्र से हार गया, और वह भी औषधि कौशल में मरने लायक ही था। दूसरे एल्डर ने तिरस्कार से कहा। कैरिम की आंखों की ज्वाला कुछ पल को बुझ गई, जैसे किसी ने लावा को पानी से दबा दिया हो। उस गुस्से की आग को उन दो वाक्यों ने कुचल दिया। उसने संयम से कहा, एल्डर, अगर कोई हॉल अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से मारा जाएगा तो सप्तचक्र महाविद्यालय की साख पर गहरा असर पड़ेगा। हुफ, अगर प्रतिष्ठा की इतनी चिंता है तो पहले न्याय करना सीखो। यह मत सोचो कि हम कुछ नहीं जानते। एक और एल्डर ने नाक से कुड़ी कैरम चुप हो गया। उसने चुपचाप पीछे बैठे हलील की ओर देखा, जो आंखें मूंद कर शांत बैठा था, मानो उसका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं। क्या इन एल्डर्स को स्वर्गसार कुल ने खरीद नहीं लिया था? फिर यह ध्रुव के पक्ष में क्यों बोल रहे थे? बात से वह उलझन में था। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि हलील भी केरम की कोई मदद नहीं कर रहा था। असल में नावेद ने उसे कोई गुप्त संदेश भेजा था। क्या था वह किसी को नहीं पता, शायद सिर्फ नावेद को ही मालूम था। ध्रुव को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि इसके पीछे भी बुर्जुग स्वर्गेश्वर का ही हाथ है। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां कोई छुपी हुई शक्ति उसे देख रही हो। उसके मन में हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। लगता है तुझे मेरी जरूरत अब भी है। तो ठीक है, मैं भी तुझे इस्तेमाल करूंगा। देखता हूं तेरी सहन शक्ति कितनी है। फिर वो वापस केरम की ओर मुड़ा। सुना, तुमने? उसकी आवाज तेज थी लेकिन शांत। अगर शर्त लगाई है तो हार भी माननी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो सामने आओ और मुकाबला करो। कैरिम की आंखों में जुगनुओं जैसा कंपन हुआ। तू समझता है मैं तुझसे डरता हूं? कहाँ? वो एक 7वें लेवल का मूलवीर और सामने खड़ा था। एक रक्तवीर केरम के डरने का सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन ध्रुव कुछ और ही देख रहा था। उसकी नजर बहुत बारीकी से हर एक चेहरे, हर एक सिर को जैसे पड़ रही थी। अभी कुछ देर पहले सभी हॉल अध्यक्षों के सिर पर जो चिन्ह थे वह अब गायब थे, सिवाय एक के अचखक। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। भीड़ के पीछे खड़े एक हॉल अध्यक्ष के सिर के ऊपर चमकता हुआ निशान तैर रहा था। फिनिक्स हॉल का अध्यक्ष अनुराज ध्रुव वहीं ठहर गया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने केरम की तरफ देखा और बोला, अगर तुझ में डर नहीं है तो आ जा। पिछली बार तेरा हॉल बच गया था, इस बार ये काम निपटा लेते हैं। फिर उसकी आवाज और ऊंची हुई। अभी कुछ देर पहले तो कोई रीवा को अग्निपंथ ब्लड लाइन की वजह से घुटनों पर लाना चाहता था, है ना? कोई उसकी शक्ति को छीनना चाहता था, उसे मार देना चाहता था। तू ही था ना वो? अब आ, तेरा ही नंबर पहले है। ध्रुव ने सीधा अनुराज की तरफ इशारा कर दिया। अनुराग का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आभा अचानक तेज हो उठी। उसने गुस्से से कहा, ध्रुव, तेरा घमंड अब हद से बाहर जा रहा है। यह मत भूल कि तू फॉरेशन तोड़ने और हरिधर को हराने से कोई बड़ा योद्धा नहीं बन गया है। अभी तू मेरे स्तर तक पहुंचा भी नहीं है। लड़ाई चाहिए तो 2 दिन बाद होने वाली व्यक्तिगत रैंकिंग की प्रतियोगिता में आ जाना। अगर हिम्मत है तो वहां जाकर किसी भी शीर्ष योद्धा या हॉल अध्यक्ष को चुनौती दे देना। उसकी आवाज में ठंडक नहीं, बर्फीला तेज था। तब तुझे पता चलेगा कि मानव और दानव में क्या फर्क होता है। इस प्रतियोगिता में जो पहले स्थान पर आता था उसे किसी को भी चुनौती देने की इजाजत थी, यहां तक हॉल अध्यक्षों को। और अगर कोई हॉल अध्यक्ष को हरा दे तो उसका पद भी ले सकता था, और अगर कोई सारे 18 अध्यक्षों को हरा दे तो वह प्रधानाचार्य भी बन सकता था। ध्रुव के चेहरे पर फिर वही ढीली मुस्कान आ गई। ठीक है, समझ गया।
तब तक तुम सब अपनी जानें धोकर तैयार रहो, मैं आ रहा हूं तुम सबको। कुचल ने इतना बोलकर वो सीधा मंच से नीचे उतर गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका घमंड स्वर्ग फाड़ता लग रहा था। अनुराज ने दांत पीसते हुए कहा, जब वक्त आएगा तुझे मौत का मतलब समझा दूंगा। सभी 18 हॉल अध्यक्ष और अमर महल के 8 एल्डर्स बसों से जाते हुए देख रहे थे। पूरा मैदान हल्ला करने लगा। क्या कमाल का लड़का है यार, यह घमंड की मूरत है यह बंदा। लेकिन ताकत देखो, इसकी इतना तेज, इतना बेखौफ, मेरे शरीर में तो झंझनाहट सी दौड़ रही है। इसे देखकर यह लड़का तो रीवा के लिए 18 की 18 के अध्यक्ष और एल्डर्स तक को ललकार रहा है। ऐसा कौन करता है? यह दक्षिणी क्षेत्र से आया है क्या? क्या यह शौर्य दल से है? लोग ध्रुव के इस अंदाज पर फिदा हो गए थे। उसे लड़ते देखना जैसे कोई पुराना घाव ठीक हो रहा हो। एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। अमर महल के कुछ एल्डर्स चिल्लाए, तुमने यह पिल बनाई कैसे? इसमें इतनी ज्यादा शक्ति कहां से आई? ध्रुव जवाब तो दो। ध्रुव रुका नहीं, बिना मुने कहा, जानना है तो 3 दिन बाद शिवगिरी संघ की नीलामी में आ जाना, वहां सब पता चल जाएगा। नीलामी? शिवगिरी संघ की? अरे अभी टोकन ले आओ, मैं तो यह पिल जरूर खरीदने वाला हूँ, जो पिल अमर महल के एल्डर्स को भी चौंका दे, जो नवम ड्रैगन पिल से भी ज्यादा ताकतवर हो। चाहे खरीदूं ना खरीदूं, देखना तो बनता है। और देखते ही देखते शिवगिरी संघ फिर से सबकी जुबान पर आ गया। मेघना ने मन ही मन चैन की सांस ली। अब जब ध्रुव ने इतना धमाल मचा ही दिया था तो उसकी अगली योजना भी तैयार थी। इस दौरान अमर महल के एक गुप्त कमरे में धर्मनाथ की परछाई बुर्जुक सर्गेश्वर के सामने खड़ी थी। गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाया, आप तो ध्रुव को सबक सिखाना चाहते थे ना? वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उन्होंने हरिधर को मरने दिया, क्यों अमर महल के 8 एल्डर्स ने ध्रुव की जीत घोषित की। यह सीते तो दबाना हुआ ही नहीं। दिन की प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी। पागल दरिंदे टीम अब शीर्ष 16 में पहुंच चुकी थी और अगले दिन उनका मुकाबला शीर्ष 4 में जाने के लिए होना था। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। अगले दौर में जिनसे टक्कर थी वो थी मुख्य 4 हॉल्स की शीर्ष टीमों से। अब चीजें वाकई मुश्किल होने वाली थी। आज जो कुछ मंच पर हुआ उसने ध्रुव को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सारे हॉल अध्यक्ष इतने गिरे हुए और चालाक हो सकते हैं। अब वह कोई गलती नहीं कर सकता था। मगर गौरांग और बाकी साथी अभी भी चोटों से उभ रहे थे। एस्फीरा और कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर उसके पास ज्यादा योद्धा भी नहीं थे। ध्रुव जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा और बैठने ही वाला था कि तभी एक आदेश थमा दिया गया। ध्रुव, कल की पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता अपने तय समय पर ही होगी और अनुपस्थित रहने पर तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनते ही हैदर भड़क गया। क्या ध्रुव ने तो उस हरिधर को हरा दिया था ना? क्या उससे भी बेहतर कोई हकीम यहाँ बचा है? संदेश लाने वाला शिष्य बोला, वो मुकाबला बस एक निजी द्वंद्व था, इससे यह तय नहीं होता कि वही विजेता है। मैं सिर्फ संदेश देने आया हूँ। अगर कोई भी सवाल है तो हॉल अध्यक्ष कैरिम से पूछिए। इतना कहकर वो शिष्य वापस चला गया। हैदर गुस्से से बोला, यह तो बिल्कुल अन्याय है। मंच पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। खुला अत्याचार है, यह तो फेल ने सिर झटकते हुए कहा। यह तो हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ कभी कुछ सही तरीके से हुआ है क्या? यह महाविद्यालय तो अपनी पहचान ही खो चुका है। ओजा ने भी गंभीर आवाज में कहा। सप्तचक्र महाविद्यालय का हर इंसान अब ध्रुव को ही निशाना बना रहा है। फिर वह धीरे से बोली, ध्रुव, क्यों ना हम इस प्रतियोगिता से ही हट जाएं? पहले ही दिन हालात ऐसे हैं तो आगे 2 दिन में क्या होगा कोई नहीं जानता। हर कदम जैसे मुश्किलों से भरा हो गया था। कैरिम जैसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ध्रुव जीते। सच कहें तो वह उसे जीतने ही नहीं देंगे। एस्पीरा ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा, क्यों ना हम यह महाविद्यालय ही छोड़ दें? अब यहाँ रहना ही अपमान है। यह महाविद्यालय अब पहली संस्था के नाम पर धब्बा बन चुका है। हमारी शून्य भूमि वाला महाविद्यालय इससे कहीं बेहतर था। उसकी बात पर रीवा ने भी चुपचाप सिर हिलाया। वेदिका, जो थोड़ी देर पहले ही होश में आई थी, बोली, ध्रुव, क्यों ना हम सब तुम्हारे साथ दक्षिण तरंग महाद्वीप वापस चलें? तिमरा तो यह सुनते ही उछल पड़ी। हाँ बिल्कुल, दक्षिण तरंग महाद्वीप चलो ना, वहां तो मजा आएगा। सही कहा, अब और बेइज्जती नहीं। सहनी, चलो वापस चलें। रीवा ने जोड़ा। सब यही जानना चाह रहे थे कि ध्रुव का वो दक्षिण तरंग महाद्वीप कैसा है, वहां का शौर्य दल कैसा दिखता है। दक्षिण तरंग महाद्वीप। ध्रुव ने जैसे ही यह दोहराया उसकी आंखें थोड़ी सी गहरा गईं। उसने कहा, मुझे वहां लौटना है लेकिन अभी नहीं। वो जगह आज भी बाकी दुनिया की नज़र में बेकार समझी जाती है। वहां कुछ भी नहीं बदला और लोगों की सोच को बदलने का एक ही रास्ता है। ध्रुव को हर मोर्चे पर जीत हासिल करनी होगी। सबसे पहले उसे सभी 18 हॉल्स को झुकाना होगा और अपनी ताकत से यह साबित करना होगा कि वह अकेला भी काफी है। और भी बहुत कुछ अधूरा था। हाँ,
हमारा श्रावक मिशन अब भी अधूरा था। ओजा ने अभी तक उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला वॉल गॉड भी सामने नहीं आया था और उसके पिता उनके बारे में तो कोई खबर तक नहीं थी। जब पिता का नाम ही धुंध में छिपा हो तो दादाजी से मिलने का क्या मतलब। उसे पहले सब कुछ समझना होगा। हाँ, वो वापस जाना चाहता था, हर पल हर दिन। लेकिन एक असली मर्द तब तक पीछे नहीं हटता जब तक उसके कंधों पर उसका काम अधूरा हो। एस्फीरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आगे के मुकाबलों में वह हर मोड़ पर तुम्हारे खिलाफ चाले चलेंगे। मुझे सच में चिंता हो रही है कि बाकी सबने भी ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जितना ज्यादा वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे मैं उतना ही मजबूत बनूंगा, और जब वह मुझे छू भी नहीं पाएंगे तब पागल हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं हर बार झेलूंगा और डट कर खड़ा रहूंगा। वो कभी हार नहीं मानता, कभी झुकना उसके खून में नहीं था। उसके शब्दकोश में हार मानना या पीठ दिखाना जैसे शब्द ही नहीं थे। और जा, ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमसे एक जरूरी काम है। शिवगिरी वासिका जाओ और मेघना से कहो कि तैयारी शुरू कर दे, और यह खबर फैला दे कि मून शैडो स्वॉर्ड के टुकड़े नीलामी में दिखाई देंगे। फिर उसने एक शीशी और एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह जीवांचल पिल और उसका नुस्खा है। इसे अर्कराज कुल के एल्डर्स को दे देना ताकि वह इसे समझ सकें, और अगले 2 दिन में इस पिल की जड़ी बूटियां मिले खरीद लेंगे। जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। और हाँ, ध्रुव की आवाज में गहरी रणनीति साफ झलक रही थी। नीलामी की जगह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस 100 लोगों के बैठने की जगह रखो। यह लालच पैदा करने की चाल है। हर कुर्सी की कीमत तय करो। सम्मा। स्वर्ण तारा ओझा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से निकल गई। कुछ देर बाद ध्रुव ने अपनी स्पेस रिंग से कुछ दूसरे स्तर के राक्षसी क्रिस्टल निकाले। यह क्रिस्टल थोड़े समय के लिए तुम्हारी शक्तियां बढ़ा देंगे। इनकी कीमत की चिंता मत करना, मेरे पास काफी हैं। उसने सब साथियों में वह क्रिस्टल बांट दिए। अगला दिन एक बहुत बड़ा निर्णायक दिन था और ध्रुव अब तक पूरी तैयारी नहीं कर पाया था। इसलिए उसने तय किया कि उसके साथी कम से कम पूरी ताकत में हो। अब तुम लोग ट्रेनिंग करो, ध्रुव ने कहा, और फिर रुद्रसेन के आंगन की तरफ चल पड़ा। पहले दिन की लड़ाई से पागल दरिंदे टीम थक चुकी थी, और अब ध्रुव नहीं चाहता था कि लड़कियां कोई और मुश्किल उठाए। वह बस चाहता था कि गौरांग और बाकी लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। स्वर्गसार कुल का महल, ग्रीफन फिनिक्स टाइगर और सर्पेंट हॉल के अध्यक्ष वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सच कहें तो उन्हें हरिधर की मौत का कोई दुख नहीं था, पर जिस बात पर पहले सहमति बनी थी अब उसका इस्तेमाल सिर्फ चालों के लिए किया जा रहा था। केरम ने कहा, खलील जी, आज जो कुछ हुआ हमें उसका जवाब चाहिए। अभी हरिधर मारा गया है, कल को कोई और भी मारा जा सकता है। शायद हम में से कोई उन्हें अच्छे से पता था कि स्वर्गसार कुल कितना ताकतवर है। यह भी कि अमर महल के 8 निर्णायक पहले से ही उनकी मुट्ठी में थे। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर हरिधर को इस तरह धोखा क्यों दिया गया। खलील मुस्कुराया, आप लोग घबराइए मत। हरिधर की मौत बस एक इत्तेफाक थी। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे उस वक्त कोई सूचना मिली थी। अनुराग ने सीधा पूछा, कैसी सूचना। खलील की मुस्कान और गहरी हो गई। माफ कीजिए, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना भरोसा दिला सकता हूं कि ध्रुव कल की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में जरूर मरेगा। कल उसे ही निशाना बनाना, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा सबको खत्म कर दो। और अगर उसके कुछ साथियों को मार सको तो और अच्छा, और अगर ना भी मरे तब भी कोई बात नहीं। व्यक्तिगत द्वंद्व में वह जरूर हारेगा, और हारेगा मतलब मरेगा। चारों हॉल अध्यक्ष कुछ नहीं समझ पाए, पर हलील के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था उसने उनके मन में फिर से उम्मीद जगा दी। आधे घंटा बाद जब सभी हॉल अध्यक्ष वहां से निकल चुके थे तो स्वर्गसार कुल का एक बुजुर्ग अंदर आया। कुलपति जी, शिवगिरी संघ वाकई नीलामी की तैयारी कर रहा है, और यह जानकारी मिली है कि उनके पास मून शैडो स्वॉर्ड के टुकड़े भी है। साथ ही आज सप्तचक्र महाविद्यालय में ध्रुव ने जो नई पिल बनाई थी वो भी उसी नीलामी में दिखाई जाएगी। क्या हमें भी कुछ तैयारी करनी चाहिए। खलील की नजरों में ध्रुव ही असली सिरा था, वही केंद्र बिंदु था। उसे मिटा दो और बाकी सब अपने आप बिखर जाएगा। शिवगिरी संघ पागल दरिंदे टीम, उसका दक्षिण तरंग महाद्वीप, इन सब पर वार करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ध्रुव को ही मारना था। बस इसी वजह से हलील ने ना तो मेघना की फिक्र की और ना ही शिवगिरी संघ की। उसका पूरा ध्यान केवल ध्रुव को खत्म करने में था। उसे पूरा यकीन था कि 2 दिन बाद जो व्यक्तिगत मुकाबला होने वाला है उसमें ध्रुव अखाड़े में मारा जाएगा, स्वर्गसार कुल के किसी न किसी योद्धा के हाथों। हाँ हाँ, ध्रुव अब देख क्या होता है। हलील की हंसी उसके अंदर के घमंड और क्रूर सोच की गूंज थी। इधर दूसरी तरफ रुद्रसेन की टूटी फूटी कुटिया अब भी मलबे में तब्दील थी, लेकिन उस मलबे के नीचे एक गुप्त कक्ष छिपा था। भा आर 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 अचानक वहां एक भयंकर कंपन और धमाके के साथ भीतर से टकराती शक्तियों की गूंज उठी। एक रक्षक शक्ति, मानो दिव्यता की चमक चारों ओर फैल गई।
उसी के बीच गौरांग खड़ा था। उसकी बाहों में झंझनाहट थी, लेकिन उसका शरीर एकदम शांत, मजबूत और अडोल खड़ा रहा। रुद्रसेन ने हल्के से सिर हिलाया। अब तुम बाहर जा सकते हो। गौरांग ने एक लंबी सांस ली और हंसते हुए बोला, शुक्रिया गुरुजी। अब लग रहा है जैसे जिंदा हूं, वरना लगा था ट्रेनिंग में ही दम निकल जाएगा। गौरांग का रास्ता ही रक्षक बनना था, इसीलिए उसकी चोटें सबसे जल्दी ठीक हुईं और चारों में वही सबसे पहले तैयार हुआ। उसने पीछे रायगर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, भाई, तुझे मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कोशिश करना कल तक तू भी बाहर आ जाए। हाँ हाँ। रायगर ने नाक से कुड़ी भटका हुआ प्राणी अव्यान धीरे से बोला, अब भी इंसान है क्या तू? हिमेश ने जलन से कहा, गुरुदेव, थोड़ा हम पर भी दया कीजिए, बस थोड़ा सा बाकी है। अब रुद्रसेन ने सीधा जवाब दिया, कोई छूट नहीं मिलेगी, तीनों ध्यान में लग जाओ। चुपचाप ऊपर की तरफ यशवंत, जो काले कपड़े पहने था, ध्रुव के सामने खड़ा था। यंग मास्टर, आज आपने जो किया वह थोड़ा ज्यादा हो गया, उसने धीरे से कहा। कल की प्रतियोगिता में बहुत सावधान रहिएगा, खासकर अमर महल के लोगों से, वह बहुत चालाक और खतरनाक हैं। ध्रुव कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक पूछा, क्या मेरे पिता को बुर्जुक सर्गेश्वर ने धोखा दिया था? क्या आप जानते हैं वह अब कहाँ है? उसे चंद्रनेत्र ने बताया था कि शौर्यवंश और अमर महल के बीच खूनी दुश्मनी है। और चंद्रनेत्र ऐसा मजाक क्यों करता? वैसे तो अमर महल का दक्षिणी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं था, फिर भी इतना बड़ा झगड़ा क्यों? शायद यह सब उसके पिताजी की वजह से ही था। और अगर बुर्जुक सर्गेश्वर जैसे उसे ड्रैगन क्षेत्र खोजने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो क्या उसके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था? यशवंत थोड़ा गंभीर हो गया। कई बातें मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, यह सच है कि शौर्यवंश और अमर महल के बीच पुरानी खूनी दुश्मनी है। और जहां तक तुम्हारे पिताजी की बात है, हमें नहीं पता कि वह अब कहाँ है, यही सच था। उसे नहीं पता था कि आलोक शौर्य अब कहाँ है। उसी समय रुद्रसेन बाहर आए और गौरांग भी उनके पीछे छे था। गौरांग ने ध्रुव को देखा और खुशी से चिल्लाया, भाई ध्रुव। थोड़ा हैरान हुआ, फिर रुद्रसेन की ओर देखा। एल्डर, इसकी हालत कैसी है? रुद्रसेन मुस्कुरा दिया, यह मोटा बच्चा तो गजब का है। इसकी शक्तियां बहुत खास है, कोई मामूली मुवीर तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी रक्षक शक्ति कमाल की है। गौरांग ने सीना फुलाकर कहा, अब देखना, सबको धूल चटा दूंगा। हाँ, रुद्रसेन ने एक झापड़ मारा और गुस्से में बोला, किस बात का घमंड कर रहा है तू? ओह। गौरांग ने सिर पकड़ लिया। वहां तुरंत एक बड़ा सा उभार आ गया था। वो दर्द से करहाते हुए बोला, गुरुजी, क्या आप हर बार अचानक मारना बंद नहीं कर सकते? रुद्रसेन ने दपट कर कहा, यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। हर वक्त चौकन्ना रहना सीख। जरा सी भी चूक की तो नुकसान तेरा ही होगा। जिस दिन तू हमेशा सतर्क रहना सीखेगा, उसी दिन तुझे अपनी असली ताक का अंदाजा होगा। थोड़ा रुक कर उसने फिर कहा, तेरी रक्षा शक्ति सच में काबिले तारीफ है। आम मूलवीर स्तर के योद्धा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन चारों प्रमुख हॉल के हॉल अध्यक्ष तुझे एक पल में धूल चटा सकते हैं। घमंड करना है तो कर, लेकिन उन लोगों के सामने बिल्कुल मत करना। गौरान की ताक सच में अलग लेवल की थी। ऐसा योद्धा जो एक मूरवीर का हमला भी झेल सके, ऐसा शायद कहीं नहीं मिलता। अभी की स्थिति में पागल दरिंदे टीम को ऐसे ही एक रक्षक की जरूरत थी। गौरांग की वापसी एक वरदान जैसी थी, और ध्रुव को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गौरांग बड़बड़ाया, समझ गया। गुरुजी, पर क्या आप भावुक बुढ़ियों की तरह बातें करना बंद नहीं कर सकते? मर्द को तो घमंड शोभा देता है, मेरे मास्टर को ही देख लो। लेकिन वो बोल ही रहा था कि धप रुद्रसेन ने फिर से सिर पर चपत मारी। गुरुजी, यह तो हद है। बार बार छिप कर वार कर रहे हैं आप। अब सिर की दूसरी तरफ भी सूजन आ गई थी। दर्द से बिलबिलाता हुआ गौरांग वहां से दूर भाग गया और मन में बोला, मैं इस बूढ़े सनकी के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। रुद्रसेन ने घूरते हुए कहा, अभी जो कहा था भूल गया क्या? अगली बार घमंड करने की कोशिश करके देख। गौरांग की सारी बहस बेकार थी। उसकी ताकत रुद्रसेन के सामने कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक दिन में रुद्रसेन और यशवंत की शक्तियों में भी जबरदस्त बढ़त आई थी, और इसका पूरा श्रेय जाता था ध्रुव की दी हुई जीवांचल पिल को, जिसने उनकी चेतना के नए रास्ते खोल दिए थे। रुद्रसेन अब ध्रुव के पास आया और गंभीर आवाज में बोला, तूने पक्का सोच लिया है कि प्रतियोगिता में आगे जाना है? ध्रुव ने सिर हिलाया, कोई मुझे ध्रुव को उसके रास्ते से नहीं हटा सकता। जो काम मेरे पिता अधूरा छोड़ गए थे, उसे मैं पूरा करूंगा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे पता है तुझे समझाना बेकार है, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे सिर्फ 18 हॉल के अध्यक्षों से ही नहीं, अमर महल के बड़े बड़े घमंडी एल्डर से भी भिड़ना होगा, इसलिए दिमाग से तैयार रहना। गौरांग ने हैरानी से कहा, मतलब इतनी बड़ी लड़ाई? यह तो पूरे संगठित जगत को दुश्मन बना लेना हुआ। फिर उसी अपने अंदाज में मुस्कुराया, क्या बात है, सिर्फ 2 महीने में सब कुछ कितना बदल गया। अच्छा हुआ मैं समय पर लौट आया।
ध्रुव बस बोला, मैं सतर्क रहूंगा। तभी रुद्रसेन को कुछ याद आया और उसने एक चेतावनी दी, और सुन, अखाड़े में जो फॉर्मेशन है, अब उस पर सीधे हमला मत कर देना। पिछली बार तूने जो फॉर्मेशन तोड़ी थी वो 5वीं श्रेणी की थी। अब वो लोग उसे उससे भी ज्यादा मजबूत बना देंगे। अगर उसे तोड़ना है तो उस इंसान को ढूंढ जो उसे नियंत्रित कर रहा हो। ध्रुव कुछ पल चुप रहा, फिर खुद से बड़बड़ाया, यह बात तो मुझे पहले ही समझ आनी चाहिए थी। इसके बाद उसने अपने पिता के बारे में पूछा, लेकिन रुद्रसेन ने बस इतना कहा, तेरे पिता ध्यान में लीन थे, शायद अब तक वह बाहर भी आ गए हो। शायद बहुत जल्दी दोनों आमने सामने होंगे। ध्रुव के मन में हलचल थी। उसने अपने पिताजी को कभी देखा नहीं था, कोई साफ तस्वीर नहीं थी। शायद अब पहली बार आमना सामना होने वाला था। फिर ध्रुव और गौरांग दोनों आंगन से बाहर निकलने लगे। पीछे से रुद्रसेन ने चिल्लाकर कहा, मोटे, मेरी बात याद रखना। गौरांग ने बिना पलटे जवाब दिया, ठीक है बूढ़े गुरुजी। ध्रुव ने पूछा, क्या कहा? उन्होंने गौरांग ने सिर खुजाते हुए हंसकर कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। असल में गौरांग ही ध्रुव का असली रक्षक था। वह अपनी जान दांव पर लगाकर भी ध्रुव को हर मुसीबत से बचाने को तैयार था। अगला दिन हॉल प्रतियोगिता का दूसरा दिन। इस बार जब ध्रुव और उसकी पागल दरिंदे टीम द्वार पर पहुंची तो वहां खड़े दोनों द्वारपाल उनको देखकर डर गए। उन्होंने नजरें नीचे कर ली। कुछ बोलने या रोकने की हिम्मत नहीं हुई। ध्रुव बिना रुके सीधे अपनी टीम के साथ मैदान में दाखिल हो गया। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। देखो देखो, वो आ गया। हाँ, वही है जिसने कल फॉर्मेशन फोल्ड दी थी और औषधि हॉल के हॉल अध्यक्ष हरिधर को भी ढेर कर दिया था। आज तो पिल बनाने का मुकाबला भी है और टीम मुकाबला भी। और सुन, आज की फॉर्मेशन पहले जैसी नहीं है। अब तो मूलवीर स्तर के लोग भी उसे नहीं तोड़ सकते। इस बार इन्हें पिछली बार जितनी आसानी नहीं मिलेगी। सामने की टीमें भी कम नहीं हैं, सब खतरनाक हैं। जैसे ही ध्रुव ने मैदान में कदम रखा, पूरा जमावड़ा उसकी तरफ देखने लगा। अब उसका नाम हर कोने में गूंज रहा था। सबके मुंह पर उसी की चर्चा थी। गौरांग पीछे छे चलते हुए मुस्कुराया, बोला, मास्टर, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। ध्रुव ने शांत आवाज में कहा, जल्द ही तुझे भी देखने लगेंगे। गौरांग हंस पड़ा, मुझे तो बस इतनी दुआ चाहिए कि कुछ लड़कियां भी देख लें। तिमरा ने दर्शका दीर्घा की तरफ इशारा किया, देख, वो जो 2400 किलो वाली लड़की है ना, वह तुझे देख रही है। उसकी आंखें चमक रही हैं। लगता है तुझ पे फिदा हुई है तू। और वह क्या जोड़ी बनेगी? नाम रखेंगे भैंस जोड़ी। सब जोर से हंसने लगे। गौरांग ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अगर मुझे प्यार करना ही होगा तो नक्षत्र नगर की सबसे सुंदर लड़की से करूंगा। समझी? कुछ देर बाद ध्रुव की टीम को फिर वही पुराना कचरे का ढेर मिला। बैठने के लिए गौरांग चौंक गया। उसे नहीं पता था कि कल क्या हुआ था। उसने कचरे के ढेर की ओर देखकर कहा, मास्टर, क्या हम सच में यहीं बैठने वाले हैं? प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।